हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात कर देंगे एक नए चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे आज। ठोस अवस्था, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी अपने चारों तरफ देखते हैं, जो भी जैसा भी हम वस्तुएं देखते हैं, वो सारी पदार्थ है। उस पदार्थ की कई सारी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीएसी अवस्थाओं में से एक मुख्य अवस्था आपकी है ठोस अवस्था। और उस ठोस अवस्था के बारे में अपन इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। ठोस क्या है? ठोस वे होते हैं जिनके अंदर जो उसके अवयवीकरण है वो एकदम पास पास में होते हैं, सटे हुए होते हैं। इनके बीच की जो अवयवीकरण है, इनके बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल नगण्य होती है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि इनके अवयवीकरणों के बीच में बहुत सारा आकर्षण पाया जाता है। और इस आकर्षण की वजह से इनमें कोई प्रकार का संपीड़न नहीं होता, मतलब बीच में दूरी नहीं है, इसलिए आप उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अवयवीकरण जो है वो अपने माध्य स्थिति के, जैसे ये अवयवीकरण है और ये अवयवीकरण क्या करेंगे, अपनी माध्य स्थिति से यहाँ और यहाँ पे वाइब्रेशंस करते रहेंगे, कंपन करते रहेंगे। ये इनमें एक जरूर हो सकता है कि ये अपनी माध्य स्थिति से क्या करते रहते हैं, कंपन जरूर करते रहते हैं। लेकिन ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। आकार, आयतन, द्रव्यमान, ये सब घनत्व, ये सब क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये एक ठोस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ठोस अवस्था के। लेकिन अपन अगर बात करें कि ठोस कितने प्रकार हैं, ठोसों के प्रकार के बारे में बात करें तो हम कहेंगे ठोस जो हैं वो उनमें अवयवीकरणों के बीच में आणविक बंधों के आधार पर, मतलब इनके अवयवीकरणों के बीच में, अवयवीकरणों के बीच में पाए जाने वाले आकर्षण बलों के आधार पर हम ठोस को 4 भागों में बांट सकते हैं। आपका आता है आणविक ठोस, आणविक ठोस, मोलिकुलर ठोस। इसके बाद में आता है आपके नंबर 2 जो है वो आपका आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और नंबर 3 आपका जो है वो आता है आपका धात्विक ठोस। और नंबर 4 जो आपका होगा वो होगा नेटवर्क या फिर सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। ये 4 प्रकार के ठोस हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और नेटवर्क ठोस। अब इनमें क्या करना है, आपको कंपैरिजन से ही याद कर लेना। देखो, जो नाम है उस नाम से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आणविक ठोस है तो आणविक का मतलब हो गया अणु, इसका मतलब जो इनके अवयवीकरण है, जैसे ठोस है तो ये इसके अवयवीकरण है, ये अवयवीकरण है। इन अवयवीकरण जो है, ये अवयवीकरण ये किसके रूप में होंगे, या तो अणु के रूप में होंगे या फिर उत्कृष्ट गैसों के रूप में होंगे, उत्कृष्ट गैस के रूप में होंगे। कौन? अवयवीकरण। अच्छा, इसमें पूछा है ये आयनिक ठोस है तो इसका मतलब अवयवीकरण किसके रूप में होंगे, तो आयनों के रूप में होंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ अवयवीकरण आयनों के रूप में होंगे। फिर यहाँ पे आया धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस में अवयवीकरण किसके रूप में होंगे, तो अपन ये कह देंगे धातु परमाणु होगा, धातु परमाणु के रूप में होंगे। नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस में जो है सहसंयोजक बंध बनाता है, आपको पता है, एक अधातु परमाणु। और अधात्विक परमाणु जो होंगे वो सहसंयोजक बंध बना करके एक जाल बना लेंगे। नेटवर्क शब्द का मतलब होता है जाल। तो अगर सहसंयोजक अवयवी कण जो होंगे वो अवयवी कणों के बीच में, कणों के मध्य जो होगा वो आप कह देंगे सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। और वो सहसंयोजक बंध के फलस्वरूप जो है वो कौन सी संरचना बना लेंगे, जाल या फिर नेटवर्क बना लेंगे। इसलिए इनको अपन ने नेटवर्क ठोस कहा गया है। अवयवीकरण जो होंगे वो अधात्विक परमाणु होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया, सबको एक साथ याद कर सकते हैं। हमें आणविक ठोस है तो अवयवीकरण अणु के रूप में होंगे। अब देखो एक चीज़ और है, अणु के रूप में होंगे तो अणु जो होंगे इसके आधार पर आणविक ठोस जो है ना, ये आगे पुनः 3 भागों में बांट दिया गया इनको। 3 भाग कौन कौन से, एक तो हो गया आपके पास में ध्रुवीय आणविक ठोस, और एक हो गया आपके पास में अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक आपके पास में हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। ये 3 प्रकार को इसको पुनः भागों में बांट दिया गया है। अब इसको अपन है ना इसके वर्ड से याद रख सकते हैं। देखो, आणविक ठोस है तो अवयवीकरण अणु या उत्कृष्ट गैस होंगे, और वो अगर ध्रुवीय बंध है उनमें, अगर वो अणु ध्रुवीय है, जो अवयवीकरण है वो अणु जो है वो अगर ध्रुवीय है तो ठोस को क्या बोल देंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कह देंगे। जैसे आप एक बात बताओ, HCl को देखो,
HCl में H और Cl के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। अब बताओ ये ध्रुवीय नहीं बन गया, एक आंशिक ऋणावेशित हो गया, एक आंशिक धनावेशित हो गया। तो अणु भी है, अणु का मतलब क्या होता है, जिनमें एक से अधिक परमाणु हो। तो अणु तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये अणु कैसा है, अध्रुवीय है या ध्रुवीय है, ध्रुवीय है। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। तो ऐसे ठोस जो होंगे वो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। तो ध्रुवीय आणविक ठोसों में जैसे SO2 है, ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। लेकिन अगर आप कह देंगे अध्रुवीय की बात करो तो जैसे N2 है, अब N2 जो होगी वो समान परमाणुओं के बीच में होगी, समान परमाणु होंगे, समान परमाणु के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता नहीं है, इसलिए अणु कैसा हो गया, अणु तो है ही है क्योंकि दो परमाणु है, और लेकिन अणु कैसा है, अध्रुवीय। तो इस N2 अगर ठोस अवस्था में होती है तो N2 को अपन अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। इसी तरह से O2 जो है उनमें भी देखो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो अणु कैसा हो गया, अध्रुवीय। लेकिन अगर ये ठोस अवस्था में पाया जाता हो तो उस ठोस को क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे जीनोन है, जैसे आपके पास में क्रिप्टोन है, ये भी उत्कृष्ट गैसें अगर ठोस अवस्था में आपको प्राप्त होती है तो उसको आप किस अवस्था में डालोगे, आणविक अध्रुवीय आणविक ठोस कहोगे। अब देखो यहाँ नाम है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसका मतलब अवयवी कण तो किस रूप में होंगे, अणु के रूप में होंगे, लेकिन उन अणुओं में क्या बनाने की क्षमता होगी, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होगी। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंध कहते किसको हैं कि भाई जो ये 3 परमाणु वाले अणु कोई हो आपके पास में, फोन कर लेना। अगर अगर परमाणु अगर किसी अणु में पाए जाते हों तो वो अणु हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है, जैसे HF। अब एक बात बताओ, HF अणु है या परमाणु? तो आप कहोगे 2 परमाणु है, और जिसमें 2 परमाणु हो उसे अपन अणु बोलते हैं। तो ये एक आणविक ठोस हुआ, लेकिन इस अणु में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसलिए इनमें बंध ध्रुवीय होगा। लेकिन ये दूसरे HF के साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन HF के साथ में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये अवयवी कण इस अवयवी कण के साथ आकर्षित हो रखा है, आकर्षित होकर के ये ठोस अवस्था में अगर आएंगे तो उस अवस्था में इनके बीच में, अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण होगा वो किस प्रकार का होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहेंगे। इसी प्रकार से H2 अगर आपकी बर्फ अवस्था में है तो वो भी एक हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। अमोनिया है वो भी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। पहचान क्या याद रखोगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु वाले कोई भी अगर अणु है तो वो किस प्रकार के होंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होंगे, क्योंकि इनमें क्या बनाने की क्षमता होती है, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से अणु एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन आपसे इसी तरह से ये कहें कि एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, CH3COOH है, ये भी आणविक ठोस ही है, लेकिन कौन सा आणविक ठोस है, हाइड्रोजन आबंधित है। क्यों? क्योंकि CH3 जो होता है वो इस प्रकार का आणविक ठोस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो ये एक CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH है, फिर एक मैं उल्टा लिख देता हूँ, CH3C, इस OH को ऊपर लिख देता हूँ। देखो पहले तो डबल बॉन्ड को ऊपर लिखा, इस बार डबल बॉन्ड को नीचे लिख दिया, OH को नीचे लिखा, इस बार के OH को ऊपर लिख दिया। अब देखो H और O जब भी होते हैं आमने सामने तो यहाँ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ H और OH के बीच में भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से एक एसिटिक एसिड का अणु नहीं रहता है, 2 एसिटिक एसिड के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बनाए रखते हैं। इसकी वजह से यह अणु जो है वो आपका द्विलक कहलाता है। द्विलक बोल दो या आप इंग्लिश में इसको जो है वो डाइमर कह दो, 2 जिसमें मोलिक्यूल पाए जाते हो, 2 आपस में एक अलग इकाइयाँ जुड़ी हुई होते हो तो उसको अपन डाइमर बोलते हैं। इस वजह से भी ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में, जिनमें ये परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन हो, तो वो क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से अणु पास आ जाएंगे और पास आने की वजह से वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन इस ठोस अवस्था को कहेंगे क्या, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहेंगे। अच्छा, ये जो ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस है, अब इस अध्रुवीय आणविक ठोस में तो किसी प्रकार के कोई भी यहाँ पे ऋणावेश धनावेश कुछ भी नहीं है, ध्रुवणता ही
नहीं है, तो फिर ये गैसीय परमाणु किस वजह से पास पास में आएंगे, तो आप कहना इसमें आएंगे दुर्बल वान डेर वाल बल की वजह से। दुर्बल वान डेर वाल बल इनमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अणु एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और पास पास आकर के वो ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसमें दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं, यानी कि लंदन बल पाए जाते हैं। एक तो ये बता सकते हो। और ध्रुवीय आणविक ठोस में जो होंगे थोड़े प्रबल वान डेर वाल बल पाए जाएंगे, प्रबल वान डेर वाल बल पाए जाएंगे। जैसे प्रबल में एक प्रबल, सबसे प्रबल जो है वान डेर वाल में प्रबल जो है वो ये है दुर्बल वान डेर वाल बल। दुर्बल वान डेर वाल बल जो है वो प्रबल वान डेर वाल बल माना जाता है। हालांकि है तो वीक बॉन्ड ही, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो वीक बॉन्ड ही, लेकिन वीक बॉन्ड में से थोड़ा ठीक है, मतलब इसलिए अपन इसको बोलते हैं प्रबल वान डेर वाल बल। तो ध्रुवीय आणविक ठोस जो होंगे उसमें प्रबल वान डेर वाल आकर्षण पाए जाएंगे। अध्रुवीय में दुर्बल वान डेर वाल बल जैसे लंदन बल पाया जाएगा। और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों में जो है वो हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये है आपका आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के बारे में अपन ने ये बात करते हैं। अब आणविक ठोस में तुम्हें चीजें क्या याद रखनी है, वो याद रखना है कि आणविक शब्द आया है तो अवयवी कण किस रूप में होंगे, ये जो अवयवी कण है अणु के रूप में होंगे, या फिर उत्कृष्ट गैस होगा। उत्कृष्ट गैस का केस सिर्फ किस में है, अध्रुवीय आणविक ठोस के केस में है। फिर अपन कहेंगे इनको पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। पहचान याद रखनी है आपको, किसकी पहचान क्या है कि अणु ध्रुवीय होगा। अणु ध्रुवीय है उसकी पहचान कैसे याद रखना है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर आपको दिखाई देगा। फिर अध्रुवीय में क्या याद रखना है कि अध्रुवीय है तो दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाएगा। दुर्बल वान डेर वाल बल या लंदन बल किस में पाए जाते हैं, जिसमें समान परमाणु होते हैं। समान परमाणु वाला कोई अणु दिखे और वो ठोस अवस्था में अगर है तो फिर वो किस प्रकार का होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, जीनोन हो गई, क्रिप्टोन हो गई, ये अध्रुवीय आणविक ठोस हो गए। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में पहला वर्ड हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, फोन वाले एलिमेंट में होगा और साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। जैसे HF ठोस अवस्था में है तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, H2 हो गया, अमोनिया हो गई, एसिटिक एसिड हो गया। ये तो बात हुई इनकी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आयनिक ठोस के रूप में। आयनिक ठोस कौन कौन से होंगे, तो देखो आयनिक ठोस में तुम्हें याद ये रखना है कि आयनिक ठोस वे होंगे जिसमें अवयवी कण जो है वो किसके रूप में होंगे, आयनों के रूप में होंगे। अब अगर आयन होंगे तो जैसे एक धनायन है और एक क्या है, ऋणायन है, तो इसमें आप बताओ कौन सा बंध पाया जाएगा, आप कहोगे आयनिक बंध पाया जाएगा, क्योंकि बंध भी बताना है, अवयवी कण भी बताना है। अवयवी कण तो आयन है और आयन में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध जो है एक प्रकार का प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। प्रबल विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण बल उसे कहते हैं जो दो विपरीत आवेशों के बीच में लगता है। तो दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हमने कहा आयनिक बंध, या इसका दूसरा नाम है प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे आप कह दोगे अन्य Cl, अन्य प्लस और Cl माइनस, जैसे MgCl2। कोई भी धात्विक ठोस जो होगा वो क्या कहलाएगा, धात्विक और अधात्विक परमाणु से बना हुआ ठोस। देखो ये पहचान इनकी जरूर याद रखनी है अपने को। और वो पहचान कैसे याद रखोगे आयनिक ठोस की, कि आयनिक बंध जो होता है वो हमेशा एक धातु और दूसरा अधातु के बीच में बंध पाया जाता है। एक तो होता है धातु, जैसे अन्य प्लस हो गया और एक Cl माइनस अधातु हो गया, Mg धातु हो गई, Cl अधातु हो गई। तो धातु और अधातु के बीच में अगर बंध पाया जाता है तो फिर वो आयनिक बंध है। और आयनिक बंध जिसमें है वो ठोस अवस्था में है तो उसको अपन आयनिक ठोस कहेंगे। लेकिन इस प्रकार के ठोसों की जो एक खास बात है वो ये है कि आयनिक जो ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि देखो आपने ऐसे पढ़ रखा है कि आयनिक ठोस जो हैं वो एक जालक संरचना बना के रखते हैं, जिसमें हर एक स्थिति पर, हर एक जालक बिंदु पर आयन स्थित होता है और वो आयनों के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आयन जो होते हैं वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये आयन अपनी स्थिति पर, निश्चित स्थिति पर व्यवस्थित हुए रहते हैं। जब ये आयन मुक्त नहीं होगा, जैसे मान लो ये धनायन है और ये ऋणायन है, अगर ये आयन मुक्त नहीं होंगे तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि विद्युत के क्या हो गए, कुचालक हो गए। लेकिन जैसे ही हम इस पर क्या करते हैं, जल को मिलाते हैं या हम इसको पिघला देते हैं, तो पिघली हुई अवस्था में या जल इसमें मिला देने से, यानी विलयन अवस्था में, ये इसकी जालक संरचना टूट जाती है।
और जब जालक टूट जाएगा तो ये धनायन ऋणायन सारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और जब धनायन ऋणायन अलग अलग हो जाएंगे तो आवेश का प्रवाह आसानी से कर सकेंगे, और जो आवेश का प्रवाह कर सकेंगे वो विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक। तो याद रखना कि आयनिक ठोसों के लिए पूछ सकते हैं कि ठोस NaCl जो है वो आपका क्या है, कुचालक है, लेकिन द्रवित या पिघली व्यवस्था में ये सुचालक है। क्यों? तो आपका जवाब होगा कि ठोस में यह एक जालक संरचना में व्यवस्थित रहता है, जिसमें कोई भी आयन मुक्त स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको विलयन अवस्था में या इसकी पिघली अवस्था में लेते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, जिससे आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और आवेश का प्रवाह कर सकते हैं, इसलिए यह सुचालक हो जाता है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है, NaCl जैसे हैं, आपको कहे कि इस प्रकार के आयनिक ठोस होते हैं वो गैस अवस्था में अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म को, जो उसके NaCl का एक खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक है, खुद का एक लक्षण है, उन सबको खो देगा वो। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप इसको वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में परिवर्तित करोगे, ये वातावरणीय नमी के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। जैसे NaCl है वो Na+ और Cl- में टूटेगा, ये H+ और OH- में टूटेगा। अब Na जो होगा ये OH- के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, और Cl- है वो H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो भाई इसने आपने देखा कि आपने इस आयनिक ठोस को गैस अवस्था में बदला, तो गैस अवस्था में बदलने पर इसने वातावरणीय HOH के साथ में रिएक्शन करके NaOH और HCl का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसका जो मूल रूप है NaCl, वो NaCl थोड़ी रहा अब वो NaOH और किस में बदल गया, HCl में बदल गया। तो ये एक इसकी खास बात है कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं। दूसरा अपने को क्या याद रखना है कि इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो अत्यधिक उच्च होता है। ये तो बात हुई इसके आयनिक ठोस की। इसके बाद में अपन बात करते हैं धात्विक ठोस की। देखो, धात्विक ठोस में अपन ने कहा कि अवयवी कण किस रूप में होते हैं, धातु परमाणु के रूप में होते हैं। और धातु परमाणु के रूप में होंगे तो ऑब्वियस बात है कि अपन कहेंगे इसमें जो बंध पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका धात्विक बंध पाया जाएगा। अब जी ये धात्विक बंध क्या होता है, तो अपन कहते हैं ये ना तो आयनिक बंध है और ना ही पूर्णतया यह सहसंयोजक बंध है, अपितु यह तो दोनों के बीच का बंध है। मतलब थोड़े सहसंयोजक बंध के भी लक्षण इसमें और थोड़े आयनिक बंध के भी लक्षण है, दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। धात्विक बंध है तो इसका मतलब धात्विक बंध किस में पाया जाता है, धातु परमाणु के बीच में पाया जाता है। जैसे आपको कोई कह दे Fe है, ठोस आयरन है, आपको कह दे एल्यूमिनियम है, आपको कह दे Au है, आपको कह दे प्लेटिनम है, ये ठोस धातुएं हैं। ये धातुएं जो होगी वो धात्विक ठोस की कैटेगरी में हम रखेंगे। होता क्या है इसमें, धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध में क्या होता है कि धातु परमाणु क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। धातु परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। धातु परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे, अपने ही द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके एक ऋणावेशित समुद्र बना लेंगे। ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का समुद्र सिद्धांत ये कहता है कि जो धातुएं होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक ऋणावेशित समुद्र बना लेती है, फिर उसी में वो धनावेशित धातुएं धातु परमाणु वो उनमें तैरती रहती है, जिससे धनावेश और ऋणावेश के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और उसकी वजह से वो स्थायी रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त रहते हैं और ये मुक्त होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं लोहा सुचालक होता है, एल्यूमिनियम सुचालक है, तांबा सुचालक है, कॉपर सुचालक है, यानी कि कॉपर सुचालक है। तो ये क्यों है सुचालक, तो समुद्र जो आपका इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों में खुद धातु परमाणु तैरती रहती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील रहते हैं, जिसकी वजह से ये धात्विक ठोस जो होते हैं वो सुचालक होते हैं विद्युत के। ये हो गए धात्विक ठोस। अब फोर्थ जो ठोस है आपका आता है वो है आपका आयनिक ठोस, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। आपने ऐसे सुना होगा हीरा एक कार्बन का अपर रूप है जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है और 4 कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। इसका संकरण sp3 होता है, जिसमें
फिर आगे वाले एक प्रत्येक कार्बन जो होगा, फिर आगे 4 कार्बन से जुड़ा होगा, फिर एक कार्बन आगे वाला और 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार से कोई भी कार्बन मुक्त नहीं है। और कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चारों के चारों जो है ना बॉन्ड बना रखे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है कि कार्बन में कैटेनेशन की प्रवृत्ति होती है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, और वो श्रृंखला लंबी अपने चारों तरफ बना करके एक जाल सी संरचना बना लेंगे। इसलिए इस ठोस को यानी हीरे को, डायमंड को जो है अपन नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें अवयवी कण जो होंगे वो अधात्विक परमाणु है कार्बन, लेकिन अणु के रूप में नहीं है। वो तो संपूर्ण एक जाल बना रहे हैं, एक हर कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो रहा है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, नेटवर्क ठोस कहेंगे। तो कार्बन के जितने भी अपरूप है, जैसे आप कह दोगे हीरा है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ग्रेफाइट है, और इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड है, एलन है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये जो होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड है, ये सब क्या है, ये नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, इनमें से सिर्फ एक ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है और थोड़ा मुलायम है, मतलब इनके जितना कठोर नहीं है। हीरा तो इतना कठोर है कि वो संगमरमर की चट्टानों को काटने में काम में लिया जाता है, इतना ज़्यादा कठोर है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो तुलनात्मक रूप से कठोर नहीं है, इतना कठोर है कि आप इसको काट सकते हो। और इसका कारण ये है कि इसमें सिर्फ एक कार्बन परमाणु जो होता है वो 3 ही कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसलिए हर कार्बन के पास में एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो होगा वो विद्युत का सुचालक भी हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, एलन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सारे जो होते हैं वो एक जाल संरचना बनाते हैं सहसंयोजक बंध बना करके, इसलिए हम इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। सिर्फ किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट जाल तो संरचना बनाता है लेकिन ये कुचालक होता है, सुचालक होता है, और जो है इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है। ये ठोसों के 4 प्रकार जो अपन ने पढ़े हैं वो अपन को ध्यान में रखने हैं। जो बातें याद रखनी है वो है, इनके महत्वपूर्ण बातें हैं वो इनका एग्जाम्पल है। जैसे आपको एग्जाम्पल देख करके आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के ठोस है। जैसे आपको HCl दे दे तो आपसे पूछे किस प्रकार का ठोस है, तो आप HCl के बारे में सोचेंगे H और Cl, हाँ H और Cl अणु है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये सोचेंगे आणविक ठोस है। फिर आणविक ठोस में कौन सा ठोस है, तो फिर आप देखेंगे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो आप कह देंगे अंतर है, इसका मतलब अणु ध्रुवीय है। ध्रुवीय है तो भाई ये एक ध्रुवीय आणविक ठोस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में मान लीजिए आपको दे दे O2 की, O2 क्या है, तो आप पहले सबसे पहले सोचेंगे कि हाँ O2 जो है एक आपका अध्रुवीय आणविक ठोस है। क्यों? क्योंकि O2 में अणु है, तो अणु 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 है, और फिर उसके बाद में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, लेकिन जो है आणविक ठोस हो गए। लेकिन इसका मतलब ये हो गया विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो अंतर तो यहाँ भी है CCl4 में, कार्बन CCl4 में भी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, लेकिन यह ध्रुवीय नहीं है, यह भी अध्रुवीय है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी विद्युत ध्रुवागुण जो होता है वो इसके द्विध्रुवागुण को कैंसिल आउट कर देता है, इसका द्विध्रुवागुण जो होता है वो इसके द्विध्रुवागुण को कैंसिल आउट कर देता है। तो इस वजह से पूरा अणु अध्रुवीय हो जाता है। बंध तो ध्रुवीय था लेकिन पूरे अणु क्या हो गया? अध्रुवीय, क्योंकि इस बंध की ध्रुवणता ने इस बंध की ध्रुवणता को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इस वजह से अणु अध्रुवीय हो गया। तो इसलिए इसको अणु के रूप में तो ही है, लेकिन अध्रुवीय होने के कारण इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस में रखेंगे। इसी प्रकार से CH4 है, वो भी अध्रुवीय आणविक ठोस में ही रखा जाएगा। जहां पे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं हो वो अध्रुवीय के रूप में, और जहां पे अणु भी पूरा अध्रुवीय हो जाता हो, चाहे बंध ध्रुवीय हो, लेकिन पूरा अणु अगर अध्रुवीय हो गया तो फिर उसको अध्रुवीय आणविक ठोस की कैटेगरी में ही हम इसको रखेंगे। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में तो आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें हो सकता है या नहीं है, और वो चेक करने का 2 ही तरीका है। एक तो आप देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणु, दूसरा इनसे कोई हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है क्या, वो वाले अणु, जैसे HF हुआ, NH3 हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, एटसेट्रा। फिर धात्विक ठोसों की पहचान में आप ये ध्यान रखोगे कि एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा? अधातु परमाणु होगा। और धातु और अधातु परमाणु होता है वो सदैव आयनिक बंध बनाते हैं। जैसे आपने देखा Mg और एक Cl है, एक धातु है एक अधातु है, तो धात्विक ठोस हो गया। फिर आता है धात्विक ठोस के बाद में नेटवर्क ठोस, जिसके बारे में अपन ने अभी बात की कि ये किस प्रकार का ठोस होता है और इसकी क्या पहचान है। तो ये आपके ठोसों के 4 प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें
ठोसों का प्रकार को हमने 4 भागों में बांटा था। वो किसके आधार पर? इस ठोसों में पाए जाने वाले जो ये अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बलों के आधार पर, कि इनके बीच में किस प्रकार के बल हैं, उस प्रकार के बलों के आधार पर जो है वो आकर्षण बलों के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा। अब अपन बात करते हैं ये जो अवयवी कण हैं इनकी व्यवस्था के आधार पर। ये जो अवयवी कण हैं इनकी किस प्रकार से अरेंज्ड हो रखे हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल जो है उनकी रिपीटेशन कैसा है, उनकी पुनरावृत्ति कैसी हो रखी है, अवयवी कणों की पुनरावृत्ति कैसी है, उसके आधार पर जो है वो ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपके ठोसों के प्रकार का आता है, वो एक तो आपका आता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा आपका प्रकार आता है अक्रिस्टलीय ठोस। ये 2 भागों में ही बांटा गया है और ये किसके आधार पर है? इन अवयवी कणों की व्यवस्था की पुनरावृत्ति कैसे हो रही है, कि इनकी व्यवस्था कैसी है, उसके आधार पर। तो देखो, जैसे क्रिस्टलीय ठोसों की अगर अपन बात करें कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है, तो सबसे पहले अपन आकार की बात करें कि पहला गुण क्या होगा, आकार। तो आकार अगर इनका देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो आकार है वो होता है निश्चित, और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो आकार है वो होता है अनिश्चित, अनिश्चित होता है। अच्छा, इसको इंग्लिश में अमोर्फस बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इसको तो क्रिस्टलाइन ही बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। इसको एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल देते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हो आप। ये तो दूसरी बात आती है, ये तो आ गया आकार के बारे में। आकार के बाद में अपन बात करते हैं व्यवस्था। व्यवस्था इनमें कैसी है, तो अपन कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो है उसमें ये जो अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और अवयवी अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है अवयवी कणों की व्यवस्था ही अनिश्चित होती है। बस इसी व्यवस्था के आधार पर ही इनको 2 भागों में बांटा गया है, कि वो क्रिस्टलीय है और ये क्या है, अक्रिस्टलीय है। फिर इसके बाद में अपन बात करें प्रकृति की, कि तीसरा गुण इनकी प्रकृति के बारे में बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो अपन कहेंगे ये क्रिस्टलीय ठोस जो हैं एक प्रकार के वास्तविक ठोस है, रियल सॉलिड है, वास्तविक ठोस है। जबकि ये ठोस जैसी अपने को अनुभूति कराते हैं आभासी ठोस है, अपन कहेंगे आभासी ठोस है। जैसे आपको मैं अगर बात करूं, कांच है, कांच को आपको देखने से आप कहोगे सॉलिड है, हाँ ठोस ही है, लेकिन एक्सलाइन है। कैसे? कि क्योंकि इसमें आप देखो कि पुरानी खिड़कियाँ हॉस्पिटल में, स्कूल में, या पुरानी बस की खिड़कियाँ जो होगी वो अपनी फ्रेम में क्या होगी, थोड़ी सी लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। इस वजह से ऊपर से तो इनके किनारे आप देखो पतले होंगे और नीचे से उनके किनारे जो होंगे वो मोटे होंगे। खिड़कियों में लगे हुए शीशे, कांच को देखना आप, क्यों? क्योंकि अवयवी कण क्या करेंगे, समय के साथ में धीरे धीरे बह करके नीचे की तरफ आने लगेंगे, और ये बहने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन में बह करके नीचे आ गए, काफ़ी समय बाद में क्या होगा कि वो अवयवी कण बहुत धीमी गति से बह करके, बहते हुए आके नीचे आ जाएंगे, जिसकी वजह से कांच के ऊपर वाले किनारे पतले हो जाएंगे और नीचे वाले किनारे जो होंगे मोटे हो जाएंगे। तो बहने का तो गुण किस में पाया जाता है, द्रवों में, लेकिन ये तो क्या था, ठोस था, तो ठोसों में भी बहने का गुण हो गया। तो कैसा ठोस कहोगे आप इसको, क्रिस्टलीय कहोगे या अक्रिस्टलीय? अक्रिस्टलीय कहेंगे। इसी तरह से रबड़ है, वो भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठोसों में अवयवी कण निश्चित होते हैं, लेकिन रबड़ को आप खींचो, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, उसमें खींचोगे वापस प्रत्यास्थ हो जाएंगे, वापस छोड़ो अपनी स्थिति में आ जाएंगे, फिर खींचो और अपने स्थिति को छोड़ देंगे। तो अपन कह सकते हैं ऐसे ठोस जो होंगे वो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, आभासी ठोस होंगे। ये इनकी प्रकृति होती है। और जबकि जो आपके वास्तविक ठोस होंगे ये वो क्रिस्टलीय ठोस होंगे। फिर इसके बाद में आती है अगली 4th नंबर, इनके बारे में बात करते हैं, गलनांक। गलनांक अपन कहेंगे इसका तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण और निश्चित होता है। यहाँ तीक्ष्ण शब्द का मतलब यह है कि फिक्स ही होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री का भी फर्क नहीं होगा, फिक्स। किसी ठोस पदार्थ का अगर तापमान गलनांक फिक्स है तो उतना फिक्स ही होगा, उसी ताप पर वो पिघलेगा, उससे पहले नहीं पिघलेगा। तो तीक्ष्ण होगा और निश्चित होगा। जबकि इसका क्या होगा, गलनांक अनिश्चित पाया जाएगा, कोई फिक्स नहीं होगा। जैसे आप रबड़ को देखोगे, आप देखोगे रबड़ को जैसे गर्म करोगे, पहले क्या होगा, धीरे धीरे मुलायम पड़ेगा, फिर और मुलायम पड़ेगा, फिर पिघलेगा। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे नहीं होते हैं। आप जितना एग्जैक्ट उसको गलनांक है उसका, उतना तापमान तब जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो पिघलेगा नहीं। और रबड़ वाले केस में क्या हो रहा है,
हल्का सा तापमान देते ही धूप में रखो, आप मुलायम पड़ने लगेगा, धीरे धीरे मुलायम होता होता गर्म होने लगेगा और गर्म पिघलने लगेगा। और तो इसका मतलब क्या है, गलनांक निश्चित नहीं है। फिर इसके बाद में बात करते हैं 5th नंबर प्रॉपर्टी की, वो है देशिकता, जो कि महत्वपूर्ण गुण है। देशिकता, देशिकता, देशिकता में अपन कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे वो विषम देशिक होते हैं, विषम देशिक होते हैं। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं, समदेशिक होते हैं। और ये देशिकता होती क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं अभी। तो ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में एक अंतर भी है और ये इनके गुण भी हो गए। और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को हमने बांटा है इनकी व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की। पहला 1 नंबर है आकार, इसका निश्चित, इसका अनिश्चित। फिर है व्यवस्था, इसके क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और इसमें निश्चित नहीं होती। प्रकृति, इनके ये ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी। और फिर गलनांक इनका तीक्ष्ण है, एग्जैक्ट होगा तभी वो गलेगा, उससे पहले नहीं गलेगा। तो तीक्ष्ण और निश्चित होगा, इसका अनिश्चित होगा। देशिकता, अब देशिकता में ये कहा है कि क्रिस्टलीय विषम देशिक है और अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो समदेशिक होते हैं। ये होती क्या चीज़ है, इसको देखो मैं एक आपको सरल से डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास में इस प्रकार से मैंने कोई अवयवी कणों को प्रदर्शित किया है, ये आपको, ये मैं अवयवी कणों को ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके अवयवी कण है, ये छोटे वाले दूसरे प्रकार के अवयवी कण है और ये जो बड़ा गोला बनाया है ये अलग प्रकार के अवयवी कण है। 2 प्रकार के मैंने इस ठोस में अवयवी कण दिखाए हैं। अब एक बात बताओ, ये 2 प्रकार के अवयवी कण इस ठोस में मैंने दर्शाए हैं, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस A to B डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप इस डायरेक्शन में जाने पर इधर देखो एक जैसे अवयवी कणों की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब हम पुनरावृत्ति के आधार पर तो ठोसों के प्रकार पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। तो जब एक प्रकार के अवयवी कणों का रिपीटिशन हो तो इस प्रकार के गुण को अपन बोलेंगे समदेशिकता, समदेशिकता बोलेंगे कि एक ही दिशा में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति, एक समान अवयवी कणों की पुनरावृत्ति हो रही है, इस तरफ अलग और इस तरफ अलग लेकिन एक समान। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, मान लो आपको मैं कह दूं कि इस डायरेक्शन में जाओ, यानी आपको कह दूं C से D डायरेक्शन में जाओ, तो आप देखो इस डायरेक्शन में पहला अवयवी कण ये बड़ा वाला आया, फिर ये छोटा वाला आया, फिर बड़ा वाला आया, फिर छोटा वाला आया, फिर बड़ा वाला आया, फिर इधर भी देख लो बड़ा वाला आया, फिर छोटा वाला अवयवी कण, फिर बड़ा वाला आया, फिर ये छोटा वाला आया, फिर बड़ा वाला आया। इस प्रकार से अवयवी कणों की पुनरावृत्ति जो हो रही है वो समान अवयवी कणों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस गुण को अपन बोलेंगे विषम देशिकता, विषम देशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें तो पाई जाती है विषम देशिकता और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें पाई जाती है समदेशिकता। इसको बोलेंगे आइसोट्रोपी और विषम देशिकता को बोलेंगे अनआइसोट्रोपी। तो होता क्या है, जैसे क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोसों में कुछ भौतिक गुण, जैसे कि मान लो कि गलनांक हो गया, अपवर्तनांक हो गया, तनन सामर्थ्य हो गई, ये जो गुण हैं अगर मापन की एक ही दिशा में अलग अलग प्राप्त होते हो तो वो विषम देशिकता है। और अगर समान मापन की दिशा में अगर समान प्राप्त होते हो, जैसे ये अवयवी कण समान पुनरावृत्ति हो रही है, तो अगर ये गुण समान आपको प्राप्त होते हो तो फिर वो है समदेशिकता। क्रिस्टलीय में तो पाई जाती है विषम देशिकता और अक्रिस्टलीय में पाई जाती है समदेशिकता। ये अपन बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है।